हम आपके साथ आज चंपारण सत्याग्रह पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के दौरान हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या था। हम इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को सत्याग्रह के साथ साथ रचनात्मक कार्यक्रम क्यों लागू करना पड़ा। हम इस महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर इस चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने क्यों किया, जबकि इस समय हमारे देश में कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता मौजूद थे। हम इस बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से चंपारण सत्याग्रह स्वतंत्रता संघर्ष में एक नया मोड़ है, या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि आखिर किस प्रकार चंपारण सत्याग्रह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी है। हम इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये चंपारण सत्याग्रह क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम इस बिंदु पर ध्यान देंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या है। चंपारण सत्याग्रह क्या है? ठीक है, यदि आप चंपारण सत्याग्रह को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो मुख्य कारण है इस सत्याग्रह का, वो मुख्य कारण है तिनकठिया व्यवस्था। क्या व्यवस्था है? तिनकठिया व्यवस्था। अब ये तिनकठिया व्यवस्था क्या था? इस व्यवस्था के तहत चंपारण के नील बगान मालिकों के द्वारा, ठीक है, इस व्यवस्था के तहत क्या हो रहा है? चंपारण के नील बगान मालिकों के द्वारा चंपारण के किसानों को बलपूर्वक 3/20 भागों में नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसका मतलब ये हो गया कि चंपारण के बगान मालिकों द्वारा कहा जाता था चंपारण के किसानों को कि तुम्हें अपने 20 कट्ठा जमीन पर कम से कम 3 कट्ठा जो जमीन होगा उस पर क्या करना होगा? नील का खेती करना ही होगा। इतना ही नहीं, बगान मालिकों द्वारा यह भी कहा जाता था किसानों को कि तुम्हें अपने सबसे उपजाऊ भूमि पर क्या करना होगा? नील का खेती करना होगा। और जो नील का खेती हुआ करता था ये मिट्टी के लिए बहुत ही खराब था, क्योंकि इससे जो मिट्टी है वह अनुपजाऊ हो जाता था, मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी। और इससे क्या होता था? किसानों के सामने खाद्यान्न संकट आ जाता था। ठीक है, इससे किसानों के सामने खाद्यान्न संकट आ जाता था। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये बेसिकली तिनकठिया जो सिस्टम है चंपारण में, उस तिनकठिया व्यवस्था के खिलाफ है, जिसमें चंपारण के नील बगान मालिकों के द्वारा किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन नील बगान मालिकों द्वारा समय समय पर किसानों से अलग अलग कर लिया जाता था, अवैध कर लगाया जाता था। इन सारे कारणों से चंपारण के किसान की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। अब ये जो चंपारण के किसानों का जो अत्याचार है और चंपारण के किसानों का जो शोषण है, इन शोषणों के प्रति समय समय पर आवाज उठा है चंपारण में। जैसे कि आप देखेंगे 1907-8 का समय है, जब चंपारण के कुछ गांवों के समूहों ने ये सामूहिक रूप से शपथ लिया। ठीक है, शपथ लेता है कि हम लोग नील की खेती नहीं करेंगे। शपथ ले लिया। जब ये लोग शपथ लिया तो नील बगान मालिकों के द्वारा इनका जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो ब्रिटिश सत्ता है, ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक है, इन लोगों के द्वारा, इन सिस्टमों के द्वारा किसानों पर भयंकर अत्याचार किया गया, भयंकर शोषण किया गया। 1914 में क्या होता है? चंपारण के किसान है राजकुमार शुक्ला, इनका एक झगड़ा हो जाता है नील बगान के मैनेजर के द्वारा। और जब नील बगान के मैनेजर से झगड़ा होता है तो राजकुमार शुक्ला को ब्रिटिश पुलिस जेल में बंद कर देती है। तो समय समय पर इन अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठते रहा है। लेकिन चंपारण के किसानों की जो समस्या है
जो अत्याचार है वह बंद नहीं हो पाया। ठीक है, हम लखनऊ सेशन पे आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम इस बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या नील की खेती ब्रिटिश कंपनी के भारत पर कब्जा करने के बाद शुरू हुआ? ब्रिटिश सत्ता जब भारत पर कब्जा किया उसके बाद शुरू हुआ है या उससे पहले से है? तो नील का जो खेती है वो भारत में प्राचीन समय से ही हो रहा है। ठीक है, कब से हो रहा है? प्राचीन समय से हो रहा है। लेकिन 18वीं सदी के आखिर में क्या होता है? 18वीं सदी के आखिर में यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा चंपारण के जमीनों पर कब्जा किया जाता है, भारत के जमीनों पर कब्जा किया जाता है और यहाँ के किसानों को नील उत्पादन हेतु मजबूर किया जाता है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि यूरोप के बाजार में क्या है? नील की अत्यधिक मांग है। अब यूरोप के बाजार की मांग को पूरा करने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों का शोषण किया। ठीक है, तो यूरोपीय बाजारों की मांग पूरा करने के लिए क्या हो रहा है? यहाँ पर नील का खेती शुरू किया जा रहा है। इसी बीच आप देखेंगे 1897 का समय है जब जर्मनी में क्या होता है? एक रासायनिक रंग का आविष्कार होता है और जब जर्मनी में रासायनिक रंग का आविष्कार हो गया तो फिर जो यूरोप के बाजार में बिहार के नीलों का मांग था, भारत के नीलों का मांग था, उस मांग में कमी आ गया। क्योंकि अब नील का जगह कौन ले लिया? अब नील का जगह ले लिया रासायनिक रंग ले लिया। और जैसे ही नील की मांग में कमी आ जाएगा, यूरोपीय बागान की मालिकों का नील उत्पादन में रुचि कम जाएगा। अब ये यूरोपीय बागान के मालिक क्या करेगा? किसानों के ऊपर अलग अलग तरीके का अवैध कर लगाना शुरू कर देगा। क्या लगाएगा? अवैध कर लगाएगा, अतिरिक्त कर लगाएगा, अलग अलग शुल्क लगाएगा और इस तरह से किसानों का शोषण करना शुरू करेगा। मतलब यह हुआ किसानों का शोषण जारी ही रहा और इस बीच नील का उत्पादन भी जारी रहा, लेकिन पहले की अपेक्षा कम मात्रा में। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अब हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जब चंपारण के स्थानीय किसानों के द्वारा इस अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध किया गया, अब जब उसे इसमें सफलता नहीं मिला तो इन लोगों ने क्या किया? चंपारण के किसानों ने, एक कांग्रेस का सेशन होने वाला है लखनऊ में 1916 में। आपको पता होगा कि 1916 में क्या हो रहा है? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा है। ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हो रहा है और इस कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार से कुछ किसान नेता जा रहे हैं, चंपारण से कुछ किसान नेता जा रहे हैं। जैसा कि आपने एक नाम सुना होगा राजकुमार शुक्ला का, राजकुमार शुक्ला जा रहे इस अधिवेशन में। उसी तरह से एक नेता हैं पीर मोहम्मद मुनीस हैं, ये पीर मोहम्मद मुनीस जा रहे हैं। ये प्रताप समाचार पत्र के संवाददाता हैं। इसी तरह से एक व्यक्ति है, उनका नाम है वज्र किशोर प्रसाद। ये वज्र किशोर प्रसाद भी जा रहे हैं। ठीक है, वज्र किशोर प्रसाद भी जा रहे हैं। तो इन लोगों के द्वारा क्या होता है? लखनऊ स्टेशन में जाया जाता है और जब ये लोग लखनऊ स्टेशन में पहुंचते हैं तो उस लखनऊ स्टेशन में क्या होता है? बहुत सारे प्रस्ताव पारित होते हैं। बहुत सारे क्या होता है? प्रस्ताव पारित होता है और उसमें से एक प्रस्ताव जो है, वह प्रस्ताव जो है चंपारण के किसानों से संबंधित रहता है, चंपारण के किसान के शोषण से संबंधित होता है। ठीक है, और ये जो प्रस्ताव जो लखनऊ स्टेशन में जो चंपारण के किसानों का जो प्रस्ताव रखा गया है, ये प्रस्ताव ब्रज किशोर प्रसाद रखते हैं। कौन रखते हैं? ब्रज किशोर प्रसाद रखते हैं। ठीक है, इस बीच हम इस बात को भी समझ लेते हैं थोड़ा सा कि जब क्या होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था तो इस समय क्या हुआ? शेष यूरोप और जर्मनी के बीच व्यापार अवरुद्ध हो जाता है। यूरोप और जर्मनी के बीच व्यापार जब अवरुद्ध हो गया था तो यूरोप जो जा रहा था जर्मनी का रंग, उसमें कमी आ गया और जैसे ही कमी आ जाएगा एक बार फिर से क्या होगा?
बिहार का नील का मांग बढ़ जाएगा यूरोप में। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखेंगे एक बार हमारे यहाँ फिर से नील उत्पादन करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम फिर लौट के जा रहे हैं कांग्रेस के सेशन में। अब इस कांग्रेस के सेशन में क्या हो रहा है, ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा चंपारण के किसानों से जो अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार से संबंधित क्या हुआ, एक प्रस्ताव रखा गया है और जो प्रस्ताव क्या हुआ, पास हो गया है। अब इसी बीच क्या होता है, एक किसान नेता है, आपने नाम सुना होगा राजकुमार शुक्ला का। राजकुमार शुक्ला उसी लखनऊ स्टेशन में बाल गंगाधर तिलक से मिलते हैं, तिलक साहब से मिले और मदन मोहन मालवीय से मिले, मदन मोहन मालवीय से मिले। और इन लोगों को उन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या के बारे में बताया, चंपारण के किसानों की जो स्थिति है, जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बताया। लेकिन तिलक साहब और मदन मोहन मालवीय के द्वारा राजकुमार शुक्ला के उस प्रस्ताव को अनसुना कर दिया गया, क्योंकि उस समय इनको लगा कि यह एक स्थानीय समस्या है, चंपारण का मुद्दा। अगर हम इस मुद्दे को उठाते हैं तो हमारा जो बड़ा मुद्दा है, जो राष्ट्रीय मुक्ति का जो मुद्दा है, जिससे हम डाइवर्ट कर जाएंगे। तो उस समय तिलक साहब और मालवीय साहब इस बात को टाल दिए, मतलब राजकुमार शुक्ला को निराश ही किए। तो फिर इसी समय क्या होता है, आपने नाम सुना होगा प्रताप समाचार पत्र का। प्रताप समाचार पत्र के संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी राजकुमार शुक्ला को एडवाइस करते हैं कि आप ऐसा कीजिए, महात्मा गांधी से मिलिए और महात्मा गांधी को आप आमंत्रित कीजिए चंपारण आने के लिए। उनको बताइए चंपारण के किसानों के बारे में, चंपारण के किसान को समस्या के बारे में। तो फिर क्या होता है, अब राजकुमार शुक्ला जो है वह क्या करते हैं, चंपारण के किसानों की समस्या को लेकर महात्मा गांधी से मिलते हैं। महात्मा गांधी भी इसी लखनऊ स्टेशन में आए हुए हैं। अब क्या होगा, महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ला मिलेंगे। राजकुमार शुक्ला ने अपने आमंत्रण पत्र में महात्मा गांधी को बापू कहकर क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। गांधी को बापू कहकर संबोधित करते, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जब गांधी जी के साथ राजकुमार शुक्ला ने चंपारण के किसानों को लेकर बात किया तो गांधी जी ने उस समय बड़े ही विनम्रता पूर्वक उस बात को अस्वीकार कर दिया कि हम वहां आएंगे। गांधी ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, अभी हम चंपारण नहीं आ सकते हैं। और गांधी जी लखनऊ से क्या होता है, कानपुर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, कानपुर। लेकिन राजकुमार शुक्ला यहाँ भी पहुंच गए, कानपुर भी। और राजकुमार शुक्ला कानपुर में गांधी जी से कहते हैं कि यहाँ से चंपारण नजदीक है, बस एक दिन के लिए चलिए। कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए चलिए और चंपारण के किसानों की दुर्दशा को देखिए, किस प्रकार से ब्रिटिश जो नील्हे है ये किस तरह से अत्याचार कर रहा चंपारण के किसानों के ऊपर। गांधी जी ने कहा कि अभी तो हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब समय मिलेगा हम जरूर चंपारण आएंगे। और इस तरह से गांधी जी चंपारण से अहमदाबाद चले गए अपने आश्रम। कहाँ चले गए, अहमदाबाद अपने आश्रम चले गए। और फिर क्या होता है, राजकुमार शुक्ला अहमदाबाद गांधी के आश्रम भी पहुंच जाते हैं। और फिर राजकुमार शुक्ला अहमदाबाद में गांधी जी से कहते हैं कि आप कोई समय तिथि नियत कीजिए, फिक्स कीजिए बिहार चलने के लिए। और फिर गांधी जी कहते हैं कि हम अप्रैल में कोलकाता जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं, कोलकाता जाने वाले हैं। अप्रैल में कलकत्ता जाने वाले हैं। और जब हम अप्रैल में कोलकाता जाएंगे तो फिर हम वहां से बिहार आएंगे। और इस तरह से फिर क्या होता है, राजकुमार शुक्ला अप्रैल में कोलकाता पहुंचते हैं और गांधी जी के साथ बिहार आते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे वह 10 अप्रैल का समय है जब गांधी जी बिहार पहुंचते हैं। ठीक है, 10 अप्रैल 1917 का समय है। 10 अप्रैल 1917 का समय है। गांधी जी क्या होते हैं, पटना आते हैं और सबसे पहले गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं। राजेंद्र बाबू इस समय घर में नहीं हैं, शहर से कहीं बाहर गए हैं। तो गांधी जी इसके बाद पहुंच जाते हैं मजहरुल हक के घर। और मजहरुल हक साहब क्या करते हैं, गांधी जी का स्वागत करते हैं
सिकंदर महल में। कहाँ स्वागत करते हैं? सिकंदर महल में। और गांधी जी का यहाँ स्वागत होता है और फिर उसी शाम गांधी जी निकलते हैं मुजफ्फरपुर के लिए। कहाँ निकलते हैं गांधी जी? मुजफ्फरपुर के लिए। और गांधी 11 अप्रैल को मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। और मुजफ्फरपुर में क्या होता है? आपने नाम सुना होगा जेबी कृपलानी का। इनका नाम सुना होगा? जेबी कृपलानी का। 11 अप्रैल के दिन क्या होता है? जेबी कृपलानी मुजफ्फरपुर में महात्मा गांधी का स्वागत करते हैं। और फिर इसी शाम क्या होता है? वहाँ कई विद्यार्थियों के बीच बैठकर गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव, सत्याग्रह की अवधारणा और अहिंसक संघर्ष की शक्ति है, इस पर चर्चा कर रहे होते हैं। इसी समय प्रोफेसर कृपलानी संदेह से एक क्वेश्चन पूछते हैं गांधी जी से कि दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ सत्य और अहिंसा के बल पर कोई देश स्वतंत्र हुआ हो। यह जो विचार है यह आदर्शवादी तो है लेकिन व्यवहारिक नहीं है। गांधी इस पर मुस्कुराते हैं और गांधी कहते हैं, प्रोफेसर कृपलानी, कुछ लोग इतिहास पढ़ाते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, और जब नया इतिहास बन जाता है तो आपके जैसे प्रोफेसर फिर उस नए बने इतिहास को पढ़ाते हैं। तो कुछ इस प्रकार की बातचीत होती है। और फिर अगले दिन गांधी यहाँ से अगले दिन क्या करते हैं? एक पत्र लिखते हैं कमिश्नर को। ठीक है, कमिश्नर को एक पत्र लिखते हैं। उस समय कमिश्नर वहां का था, कमिश्नर का नाम था LF मॉर्सेड। LF मॉर्सेड को एक पत्र लिखा और उन्होंने कमिश्नर को बताया कि हम यहाँ नील की खेती एवं इससे जुड़े हुए किसान की हालात का अध्ययन करने के लिए आए हैं। अगले दिन 13 अप्रैल को क्या होता है? गांधी कमिश्नर से मिलने भी चले जाते हैं। 13 अप्रैल को गांधी कमिश्नर से मिलने भी जाते हैं। कमिश्नर से बातचीत होता है, लेकिन कमिश्नर क्या करता है? चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखता है जिसमें चेतावनी भरा लेटर रहता है कि गांधी का यहाँ आना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गांधी के आने से अशांति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इस पर ध्यान रखना होगा। कुछ इस प्रकार का बात किया जाता है, लेटर लिखा जाता है कमिश्नर के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को। फिर इसके बाद क्या होता है? इन सारे चीजों के बाद गांधी जो यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, उसके बाद गांधी अपने भतीजे मगन लाल को लिखते हैं कि यहाँ की स्थिति मेरी कल्पनाओं से ज़्यादा गंभीर है और यहाँ का जो हाल है वो फिजी और नेटाल से भी बुरा है। और इस प्रकार महात्मा गांधी 15 अप्रैल को मोतिहारी पहुंचते हैं। ठीक है, जिला मुख्यालय मोतिहारी पहुंचते हैं। जैसे ही महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे, जिला मजिस्ट्रेट किया गांधी जी को एक नोटिस दिया। क्या दिया? एक नोटिस दिया और गांधी जी को कहा कि आप चंपारण छोड़कर चले जाएं। महात्मा गांधी ने कहा कि हम चंपारण छोड़कर नहीं जाएंगे, हम यहाँ किसानों की समस्या को जानने के लिए आए हैं। ये हमारा नैतिक दायित्व है, ये हमारा मानवीय दायित्व है। अब इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था और खास करके भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी कि गांधी ब्रिटिश सत्ता के आदेश को सीधे चुनौती दे रहे हैं कि हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे। तिलक साहब और एनी बेसेंट ने तो कमेंट भी किया कि ये कैसे हो सकता है, गांधी कह रहे हैं कि हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे, सरकार का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि उस समय यही होता था, यदि ब्रिटिश सत्ता कुछ आदेश दिया है तो आपको उसके खिलाफ नारेबाजी करते हुए, आलोचना करते हुए आपको मानना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं मानेंगे। लेकिन गांधी ने क्या किया? कहा कि हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे। और इस तरह से गांधी ने ब्रिटिश सत्ता के उस आदेश की सीधे अवज्ञा कर दी। ये शक्ति गांधी को कहां से प्राप्त हुआ? ये गांधी का नैतिक शक्ति है, ये गांधी का सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति है। और गांधी ने कहा कि हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे, ये हमारा नैतिक दायित्व है, मानवीय दायित्व है, हम किसानों की समस्या को सुने। तो जब गांधी ने अवज्ञा किया तो गांधी पर मुकदमा चलाया गया। और जब गांधी पर मुकदमा चलाया गया तो गांधी ने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि हम आपके आदेश का अनादर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हमारा जो नैतिक कानून है जो हमें यह कहता है यदि कोई अनैतिक कानून है, कोई अनैतिक आदेश है
तो उसके खिलाफ सत्याग्रह करो, उसका अवज्ञा करो। इसलिए हम अपने नैतिक कानून के कारण हम आपके आदेश की अवज्ञा कर रहे हैं। और चूंकि जब गांधी पर सत्याग्रह जब मुकदमा चलाया गया था तो फिर क्या हुआ, गांधी के समर्थन में हजारों किसान आ गए थे, गांधी की जय का नारा लगा रहे थे। तो इस कारण से सरकार सख्ते में आ गई और फिर स्थिति को विपरीत होते देखकर बिहार और उड़ीसा का मुख्य सचिव ने कमिश्नर को लिखा कि आप गांधी को किसानों से मिलने के लिए दीजिए। और इस तरह से गांधी को किसानों की मिलने की इजाजत मिल जाती है। और इस तरह से क्या होता है, गांधी चंपारण के हजारों किसानों से जाकर मिलना शुरू करते हैं। इसी बीच महात्मा गांधी क्या करते हैं, जो प्लांटर्स एसोसिएशन का सचिव है उसका नाम है जे.एम. विल्सन। उसका नाम क्या है, जे.एम. विल्सन। इस जे.एम. विल्सन से मिलते हैं और गांधी जी कहते हैं मुझे जांच में सहयोग कीजिए, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, गांधी चंपारण में अपना काम शुरू कर रहे हैं। गांधी जब हजारों किसान से मिलते हैं, प्रत्येक किसान से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं कि क्या उन्हें दिक्कत है, और उनसे तब तक बात करते हैं जब तक उनको ये नहीं लगता कि ये अब सही सही बता रहा है। फिर उनको बयान को दर्ज करते हैं। इस तरह से गांधी क्या होता है, लगभग 7,000 8,000 किसानों से बयान दर्ज करते हैं। और इस तरह से एक तरह से गांधी कहीं न कहीं चंपारण के किसानों में ब्रिटिश सत्ता का डर का खत्म कर दिए थे। इन सारे गांधी की एक्टिविटीज को देखकर क्या हुआ, एक इरविन है, चंपारण नील बागान का मैनेजर है इरविन। ये इरविन क्या है, गांधी से अत्यधिक परेशान है। ये गांधी के खतरा के रूप में देख रहा है। इरविन ने प्लान बनाया कि अब हम क्या करते हैं, गांधी को किसी तरह से जीवन ही समाप्त कर देते हैं, गांधी को किसी तरह से मारने का प्लान बनाता है। और जब इरविन मारने का प्लान बनाया तो इस तरह से क्या होता है, इरविन का एक रसोइया है, उसका नाम है बतक मियाँ। उसका क्या नाम है, बतक मियाँ। बतक मियाँ को इरविन ने कहा कि तुम क्या करना, गांधी जी को भोजन में जहर मिलाकर दे देना। इरविन गांधी जी को डिनर पर इन्वाइट करते हैं। और जब गांधी जी आते हैं यहाँ पर डिनर करने के लिए, तो उससे पहले ही बतक मियाँ गांधी जी को और राजेंद्र प्रसाद उनके साथ ही रहते हैं, उनको भी बता देते हैं कि ऐसा ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया इरविन के द्वारा, आपके भोजन में जहर होगा, आप खाना नहीं खाइएगा। और इस तरह से क्या होता है, गांधी जी भोजन वो नहीं खाते हैं। और इस तरह से क्या होता है, कहीं ना कहीं बतक मियाँ गांधी जी को बचा लिया है। जैसा कि भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, बचाने वाला मारने वाला से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ बचाने वाला बतक मियाँ इतिहास के एकाध पन्नों में सिमट कर रह गया और मारने वाला गोडसे 1000 पन्नों में छा गया। अब सोचिए, यदि गांधी नहीं होते तो देश की आजादी का स्वरूप कुछ और होता, और यदि बतक मियाँ ना होते तो गांधी युग भी ना होता। यदि बतक मियाँ ना होते तो लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, डेविड थोरो के सत्य अहिंसा सत्याग्रह के जो आदर्शवादी राजनीतिक दर्शन के विचारों को व्यवहारिक जगत भी उपलब्ध नहीं हो पाता। तो इस तरह से क्या हुआ, गांधी जी को बचाया गया। और गांधी जी क्या किए, इस तरह से हजारों किसानों के साथ मिलकर किसानों को समस्या को जाना, उनके बयानों को दर्ज किया। अब देखिए, एक प्रोफेसर हैं, इतिहासकार हैं, जूडिथ ब्राउन, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गांधी जी जब पहली बार चंपारण गए थे किसानों के बीच तो किस प्रकार गए थे। जूडिथ ब्राउन ने, जो कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा गांधीज राइज टू पावर इंडियन पॉलिटिक्स 1915 टू 1922। इसमें लिखते हैं गांधी के बारे में कि गांधी जाने पहचाने राजनेताओं को एक तरफ छोड़कर, गांधी जाने पहचाने राजनेताओं को एक तरफ छोड़कर चंपारण के गांव में इस प्रकार के कपड़े पहनकर जैसे गांव वाले पहनते थे। मतलब गांधी किसानों के बीच इस तरह से जा रहे हैं, इस तरह के कपड़े पहन के जा रहे हैं जैसे गांव वाला लोग पहन रहा है, किसान पहन रहे हैं, उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं और उनके मामलों को उठा रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं।
इस तरह से क्या होता है, वो चंपारण के स्थानीय किसान, स्थानीय लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। जो लोग कभी कांग्रेस के राजनीतिक तरीकों में कोई रुचि नहीं लिया था, कभी उन पर कांग्रेस का कोई प्रभाव नहीं था, तो इस तरह वो लोग गांधी में आकर्षित हो रहे हैं। और ये जो गांधी जी चंपारण में किसानों के साथ घूम घूम कर बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्या को जान रहे हैं, इसमें उनको सहयोग करने के लिए बिहार से बहुत सारे वकील, बहुत सारे कार्यकर्ता गए हुए थे। इसी में देखिएगा ब्रजकिशोर प्रसाद गए हुए थे, पटना से राजेंद्र बाबू गए हुए थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, मजहरुल हक थे, धरणीधर प्रसाद थे। इस तरह बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो कि गांधी के इस काज में सहयोग कर रहे थे। और इस तरह कहीं न कहीं गांधी इन सारे कार्यकर्ताओं को इस समय एक प्रकार से पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, सत्याग्रह का ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, भविष्य की सत्याग्रह का नेतृत्व क्षमता का विकास भी कर रहे हैं गांधी। स्थानीय किसानों से इनको जोड़ भी रहे हैं, स्थानीय समस्याओं के प्रति कैसे रिएक्ट करना है इस बारे में उनको प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। इस तरह से आप देखेंगे। और इस तरह से क्या होता है, जब गांधी लगभग 7,000-8,000 किसानों का बयान दर्ज करते हैं, तो गांधी क्या होता है, जून की शुरुआत में लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए रांची पहुंचते हैं। कहाँ जाते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए रांची जाते हैं। और फिर क्या होता है, गांधी रांची में लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने चंपारण के किसानों की सारे समस्याओं को रखते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से नीलहे जमींदार बगान मालिकों के द्वारा चंपारण के किसानों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। सारे बात समझने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बिहार सरकार को आदेश दिया कि आप चंपारण के किसानों की समस्याओं की जांच के लिए, नीलहे बगान मालिकों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है उसके जांच के लिए एक कमेटी बनाइए। और इस तरह से क्या होता है, 10 जून 1917 को एक समिति बनता है जिसका नाम रखा जाता है चंपारण कृषि जांच समिति। और इस समिति में महात्मा गांधी को भी एक सदस्य बनाया जाता है। ठीक है, अब ये कमेटी बन चुका है। इस कमेटी का क्या काम है? इस कमेटी का काम ये था, इस प्रश्नों पर विचार करना था कि क्या तिनकठिया व्यवस्था रखा जाए या इसको खत्म कर दिया जाए। जो अवैध कर की वसूली हो रहा है इस पर विचार करना था, तिनकठिया व्यवस्थाओं पर विचार करना था, जो किसानों से अतिरिक्त कर लिया जा रहा है, शुल्क लिया जा रहा है, इस पर विचार करना था। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो कमेटी है इन सारे प्रश्नों पर विचार किया। और इन सारे प्रश्नों पर विचार करने के बाद ये कमेटी क्या करता है, अपना रिपोर्ट देता है। गांधी जी के पास क्या था, जो सारे के सारे किसानों का जो बयान लिए थे उन सारे बयान को कमेटी के सामने रखे। और कमेटी ने नील बगान मालिकों को कहा कि आप भी अपना पक्ष रखिए। सारे पक्ष सुना गया। गांधी ने चंपारण के किसानों की समस्याओं को मजबूती से उठाया। और फाइनली कमेटी क्या करता है, 3 अक्टूबर 1917 को अपना रिपोर्ट जारी कर दिया। और रिपोर्ट में कहा कि तिनकठिया व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। ठीक है, तिनकठिया व्यवस्था खत्म होना चाहिए। जो अवैध वसूली किया गया था, इस अवैध वसूली का 25% रिटर्न कर दिया जाए। तो इस तरह से रिकमेंड किया गया। और फिर इसी रिकमेंडेशन के आधार पर क्या हुआ, एक एक्ट बनाया गया चंपारण के किसानों की सुरक्षा को लेकर। तो इस तरह से क्या हुआ कि गांधी के नेतृत्व में जो पहला जो सत्याग्रह था बिहार में, भारत में, ये सत्याग्रह क्या होता है, सफल होता है। गांधी के नेतृत्व में भारत में पहला सत्याग्रह था जिसमें गांधी सविनय अवज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें गांधी सविनय अवज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं। जब चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप चंपारण में नहीं रह सकते हैं, आपको आदेश दिया जाता कि आप यहाँ से चले जाएं, तो गांधी ने सीधे मना कर दिया कि हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे, क्योंकि आपका आदेश जो है वो आपका आदेश सही नहीं है। ये गांधी पहली बार कह रहे हैं और इस तरह से अवज्ञा कर रहे हैं गांधी। तो इस तरह से देखेंगे तो आप पाएंगे कि गांधी कह रहे हैं कि जब चंपारण के किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये कानून नैतिक कानून नहीं है, अनैतिक कानून है।
इसलिए हमें यहाँ रहना होगा और इस कानून के विरोध में सत्याग्रह करना होगा। और आपका जो कानून है वह हमारे नैतिक कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार की बातें हो रही है। और इस तरह आप देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह क्या हो रहा है, सफल हो रहा है। और इस तरह इस सफलता को देखते हुए साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर पहली बार यहीं पर गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, महात्मा कहकर संबोधित करते हैं। तो ये आपने अभी देखा। अब इसके साथ हम इस बिंदु को समझते हैं कि गांधी चंपारण जब आए थे तो किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, किसानों को जो शोषण हो रहा था, नील बगान मालिकों द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा था, इसके खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए आए। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि गांधी सत्याग्रह के साथ रचनात्मक कार्यक्रम भी चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं, रचनात्मक कार्यक्रम भी चला रहे हैं। ये रचनात्मक कार्यक्रम की क्या जरूरत थी? क्योंकि जब गांधी चंपारण आए थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ के किसानों के सामने सिर्फ नील बगान मालिकों के अत्याचार की समस्या नहीं है, इसके साथ साथ यहाँ गरीबी भी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य की समस्या है, स्वच्छता की समस्या है, सामाजिक कुरीतियां हैं। जब तक इस सब को ठीक नहीं किया जाएगा, इसमें सुधार नहीं किया जाएगा, कोई भी सत्याग्रह सफल नहीं हो पाएगा, कोई आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा। तो गांधी ने इसके साथ साथ क्या किया, रचनात्मक कार्यक्रम भी किया। इससे क्या हुआ, लोगों में जागरूकता आई, ब्रिटिश सत्ता का डर खत्म हुआ। तो अब देखिए इसी क्रम में गांधी क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि 14 नवंबर 1917 को गांधी चंपारण के बरहरवा लखन सेन में एक स्कूल खोलते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे भितिहरवा आश्रम की स्थापना करते हैं, जिसे हम लोग कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जानते थे। इसी तरह से देखेंगे मधुबन में भी शिक्षण केंद्र स्थापित किया जाता है। और इस तरह से गांधी कहीं न कहीं चंपारण के बच्चों के लिए, चंपारण के जो वयस्क हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और इनकी शिक्षा को दूर करने का प्रयास करते हैं। स्वच्छता अभियान चला रहे हैं गांधी, सफाई अभियान चला रहे हैं, ताकि किसी तरह से गंदगी की लड़ा जाए, बीमारी से लड़ा जाए। चिकित्सा की व्यवस्था करवाते हैं, छुआछूत के विरुद्ध कुछ काम करते हैं, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करते हैं। तो ये सब काम गांधी यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि उनका यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ सत्याग्रह के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी यहाँ पर किए हैं। इससे क्या हुआ है, चंपारण के समाजों में जागरूकता आया है, किसानों में जागरूकता आया है। इससे क्या हुआ है कि इन लोगों द्वारा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग किया गया है, काम किया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सब एक प्रकार से क्या था, गांधी जी का अपना एक सत्याग्रह के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी चला रहे हैं। अब हम इस बिंदु पर विचार करते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो है ये राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष में एक मोड़ कैसे था, एक नया मोड़ कैसे था। ये सत्याग्रह राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा कैसे दी। तो आप देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह से पहले जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें दो धाराएं थी। एक तो कांग्रेस की धाराएं थी जो यह कहते थे अपने अधिकार की मांग के लिए पिटीशन, याचिका दे देना, सरकार को याचिका देती थी, भाषण देता था, कानूनी बहस करता था और काउंसिल में प्रवेश की मांग कर रहा है, काउंसिल में सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहा है, प्रेस फ्रीडम की मांग कर रहा है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहा है, इनकम टैक्स को कम किया जाए इसकी बात कर रहा है। और एक जो समूह था क्रांतिकारियों का, वह हमेशा हिंसक संघर्ष की बात करता था, हिंसक संघर्ष की बात करता था।
लेकिन गांधी ने इस दोनों धाराओं को खारिज कर दिया और गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को सत्य अहिंसा सत्याग्रह की रणनीति से जोड़ दिया। इस तरह से आप देखेंगे गांधी ने सत्य अहिंसा सत्याग्रह की रणनीति को राष्ट्रीय आंदोलन के रणनीतिक रूप में स्थापित किया और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक व्यवहारिक विकल्प प्रदान किया। तो ये एक प्रकार का नया दिशा है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि गांधी जब चंपारण आते हैं और जब जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ये आदेश दिया गया कि आप चंपारण से चले जाएं, तो गांधी ने उस आदेश को मानने से मना कर दिया, अवज्ञा कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार हो रहा था जब कोई कह रहा है ब्रिटिश सत्ता के आदेश को, हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे। तो इस तरह से उनकी अवज्ञा करके, प्रशासन के आदेश की अवज्ञा करके गांधी क्या कर रहे हैं, एक नैतिक शक्ति की अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे हैं, एक नैतिक कानून की अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपका जो आदेश है वह उसके कानूनी वैधता हो सकती है, लेकिन उस आदेश से हमारा जो नैतिक जो आदेश है, जो हमारा जो नैतिक शक्ति है वो बड़ा है, हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे। तो इस तरह कहीं न कहीं गांधी चंपारण सत्याग्रह के दौरान जिला प्रशासन के निष्कासन के आदेश की अवज्ञा करना भारत में सविज्ञा अवज्ञा के प्रथम व्यवहारिक प्रयोग में से एक था। इसी तरह से देखेंगे कि यह जो चंपारण सत्याग्रह है, यह राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यह जो आंदोलन है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एलीट राजनीति से जन आधारित राजनीति की ओर संक्रमण का प्रारंभिक संकेतक था। ये कैसे संकेतक है इसको समझ लेते हैं। एलीट राजनीति से जन आधारित राजनीति की ओर प्रारंभिक संक्रमण है। कांग्रेस की जो राजनीति हुआ करता था वो एलीट लोगों के इर्द गिर्द घुमा करता था। वकील, डॉक्टर, पत्रकार, जमींदार और कुछ बड़े बड़े बात किए जाते थे बड़े बड़े ड्राइंग हॉल में, बड़े बड़े शहरों में। लेकिन जब गांधी आए तो इस राजनीति को खेत खलिहान तक ले गए, गरीब किसानों तक ले गए। अब उस गरीब किसानों की चर्चा हो रही है। तो इस तरह से कहीं न कहीं यह एलीट राजनीति से जन आधारित राजनीति की ओर संक्रमण का प्रारंभिक संकेतक था। इतना ही नहीं, इसमें आप देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय राष्ट्रवाद में रचनात्मक कार्य और राजनीतिक प्रतिरोध के समन्वय की नींव रखा। अब गांधी सिर्फ राजनीतिक प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, गांधी यहाँ पर रचनात्मक कार्य भी कर रहे हैं। गांधी यहाँ पर रचनात्मक कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? राजनीतिक प्रतिरोध का मतलब ये हो गया कि जैसे ब्रिटिश बगान मालिकों द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ प्रतिरोध, या जिला प्रशासन का जो आदेश है उसके खिलाफ प्रतिरोध। गांधी सिर्फ यही नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ गांधी ये भी कर रहे हैं, प्रतिरोध के साथ साथ कुछ रचनात्मक कार्य कर रहे हैं ताकि समाज अंदर से मजबूत हो, लोग अंदर से मजबूत हो। वह कार्य था शिक्षा की व्यवस्था करना, लोगों में शिक्षा फैलाना, लोगों में स्वास्थ्य स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना, लोगों में आत्मनिर्भरता की शिक्षा देना और ब्रिटिश सत्ता की डर को निकालना, सामाजिक कृतियों के विरुद्ध जागरूक करना लोगों की। ये काम भी गांधी यहाँ पर किया है। तो एक समन्वय दिख रहा है राजनीतिक प्रतिरोध का भी, रचनात्मक कार्यों का भी। इतना ही नहीं, इस दौरान आप देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रवाद में राइट्स बेस्ड पॉलिटिक्स, ये क्या है? राइट्स बेस्ड पॉलिटिक्स राइट्स बेस्ड पॉलिटिक्स से इथिक्स बेस्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत है। चंपारण सत्याग्रह जो है भारतीय राष्ट्रवाद में राइट्स बेस्ड पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर एथिक्स बेस्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत है। अब ये क्या है राइट्स बेस्ड पॉलिटिक्स? इस पॉलिटिक्स में क्या होता है? अधिकार आधारित राजनीति। जैसे कि आप देखेंगे कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं,
वह कह रहे हैं कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए, हमारा अधिकार है, प्रेस फ्रीडम हमारा अधिकार है, हमें दो, काउंसिल में सीट की संख्या वृद्धि करो, हमारा अधिकार है। गांधी इससे कुछ आगे बढ़ गए हैं। गांधी कह रहे हैं कि अधिकार से हमें आगे बढ़कर और नैतिकता आधारित राजनीति की ओर हमें जाना होगा, जहां हमें यह कहना होगा कि हमें मनुष्य होने के नाते हमारा कुछ कर्तव्य भी है। जैसे जब ब्रिटिश सत्ता यह कह रहा है कि चंपारण के किसानों को नील का उत्पादन करना ही होगा, तो गांधी कह रहे हैं कि यह सिर्फ अधिकार का मामला नहीं है, यह सिर्फ कानूनी मामला नहीं है, ये नैतिकता का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि इस स्थिति में किसानों का शोषण हो रहा है और कोई मनुष्य होने के नाते शोषण को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए हमारा नैतिक दायित्व है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, हम इसकी अवज्ञा करेंगे। और इसी तरह उन्होंने जिला प्रशासन के आदेश को भी नहीं माना, अवज्ञा किया। तो आप यह कह सकते हैं भारत की राष्ट्रीय राजनीति में गांधी का आगमन एक नैतिक नवाचार को लेकर आया है। और ये जो नैतिक नवाचार है, ये कहीं न कहीं यूरोप के मैकियावेली को चुनौती दे रहा है। इसी तरह से अगर आप आगे देखेंगे तो जो चंपारण सत्याग्रह है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला ऐसा चरण माना जा सकता है जिसमें सबाल्टर्न ग्रीवांसेज को राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श में संस्थागत स्थान मिला है। अब सवाल है कि सबाल्टर्न ग्रीवांसेज क्या है? सवाल है कि ये सबाल्टर्न ग्रीवांसेज क्या है? तो सबाल्टर्न ग्रीवांसेज का मतलब हो गया, सबाल्टर्न का मतलब हो गया दबे कुचले शोषित लोग, दबे कुचले शोषित लोग। ग्रीवांसेज का मतलब हो गया शिकायतें, समस्याएं। तो इससे पहले कांग्रेस की राजनीति में आप देखेंगे दबे कुचले शोषित लोग, मजदूर, किसान, इन लोगों का आवाज नहीं उठाया जाता था, इन लोगों को छोड़ दिया जाता था। बड़े बड़े बातें हुआ करता था, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े बात कर रहे हैं बड़े बड़े शहरों में। लेकिन जब गांधी चंपारण में आए तो उन्होंने किसानों के बीच गया, शोषितों के बीच गया, और उस किसान शोषितों की आवाज को नेशनल टेबल पर रख दिया। ब्रिटिश सत्ता द्वारा जो कमेटी बनाया गया तो उस कमेटी के सामने रखा। और इस प्रकार से पहली बार क्या हो रहा है कि सबाल्टर्न ग्रीवांसेज को राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श के रूप में रखा जा रहा है, उसको एक संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। और गांधी जो एक बात और कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि चंपारण सत्याग्रह गांधीवादी राजनीति में नैतिक वैधता को वैधानिक वैधता से ऊपर स्थापित करने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। जो लीगल लेजिटिमेसी है इससे ऊपर है मोरल लेजिटिमेसी, ये गांधी स्थापित करने की प्रयास कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? जैसे ये कानून के चंपारण के बागान मालिकों के द्वारा बलपूर्वक किसानों से नील उत्पादन किया जाएगा, इसको वैधानिक वैधता मिला हुआ है कि हाँ ये कानून एक सत्ता ने बनाया, एक सिस्टम ने बनाया है। या जिला अधिकारी को यह आप पावर वो किसी भी व्यक्ति को जिला से निर्वासित करने का अधिकार दे, जैसे गांधी को दिया, इसको वैधानिक वैधता मिला हुआ है। लेकिन गांधी ने कहा कि आपके पास आदेश देने की शक्ति तो है और इस शक्ति को वैधानिक वैधता मिला हुआ है, इस कानून को वैधानिक वैधता मिला है, लेकिन हमारा जो नैतिक कानून है, जो नैतिक शक्ति है, जो यह कह रहा है कि एक मानव होने के नाते हमें यहाँ रुकना चाहिए, किसानों की समस्या को जानना चाहिए, इसीलिए हम आपके कानून का अवज्ञा करेंगे। मतलब यह हो गया कि कोई कानून वैधानिक रूप से सत्य है या नहीं है, हम सिर्फ इतना ही नहीं देखेंगे, हम यह भी देखेंगे कि कोई कानून नैतिक रूप से सत्य है या नहीं है, नैतिकता के कसौटी पर खरा उतर रहा है या नहीं।
मानवता के कसौटी पर खरा उतर रहा है नहीं। इस प्रकार गांधी भारत की राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, राष्ट्रीय राजनीति में पहली बार वैधानिक वैधता के ऊपर नैतिक वैधता को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो गांधी मैकियावेली के अवसरवादी राजनीतिक सिद्धांत को नैतिकता के सिद्धांत से प्रतिस्थापित कर दिया। मैकियावेली ने क्या कहा? मैकियावेली को आधुनिक पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था प्रिंस। इसमें बताया है कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य चलाने वाला कैसा होना चाहिए। और मैकियावेली कहता है कि राज्य को चलाने के लिए, सत्ता को संभालने के लिए आपको जो भी करना है, किसी भी अनैतिक, किसी भी क्रूर साधन का इस्तेमाल करना है कर सकते हैं, बस सत्ता बना रहना चाहिए, राज्य बना रहना चाहिए। गांधी ने कहा कि राज्य इंपॉर्टेंट नहीं है, सत्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि सत्ता किस तरह से चलाया जा रहा है। मतलब साध्य इंपॉर्टेंट नहीं है, साधन इंपॉर्टेंट है। जैसे गांधी चंपारण के नील बगान मालिकों का विरोध कर रहे हैं कि नील बगान मालिकों का अत्याचार सही नहीं है, तो गांधी इसके लिए जिस साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई क्रूर साधन नहीं है, अनैतिक साधन नहीं है। गांधी उसके लिए सत्य और अहिंसा की साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस प्रकार से गांधी ने बता दिया मैकियावेली को, जैसा कि मैकियावेली ने कहा था जो राजनीति है वो अवसरवाद और यथार्थवाद पर आधारित होता है। गांधी ने कहा कि नहीं, राजनीति नैतिकता और धर्म पर आधारित होना चाहिए। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार गांधी ने राजनीति के नवीन अवधारणा के साथ ग्लोबल पॉलिटिकल थिंकर के समक्ष एक नवीन विमर्श की शुरुआत की, जिसमें निश्चित ही मानव सभ्यताओं को सभ्यता के शिखर पर ले जाने की असीम संभावना थी। यह अलग बात है कि हम इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए हैं या बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद अभी आपने देखा कि गांधी जब चंपारण आए तो उन्होंने ना सिर्फ सत्याग्रह किया बल्कि रचनात्मक कार्यक्रम, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी चलाया, समाज को अंदर से मजबूत किया और ये बताया किसी भी सत्याग्रह के लिए जरूरी है समाज का अंदर से मजबूत होना। और इस तरह से गांधी का ये जो सत्याग्रह था ये सफल सत्याग्रह रहा। और इस तरह का गांधी का चंपारण सत्याग्रह भारत में पहला सत्याग्रह था और यह भी कि यह गांधी का पहला सविनय अवज्ञा भी था। इस तरह से आप देखेंगे कि इस आंदोलन से प्रभावित होकर साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा को उपाधि दिया। चंपारण की भूमि अद्वितीय एवं असाधारण है जिसने गांधी को महात्मा बना दिया। थैंक यू।